नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। किसका साथी? एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस। क्या साथी? सीएचएसएल एग्जाम का एनालिसिस देखेंगे। और आपको पहले ही क्लियर कर दूं साथी, आज आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था, यानी कि आज नो एग्जाम। ठीक है, आज आपका एग्जाम नहीं हुआ था। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमवार से जो आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आज आपको पहले ही बता दूं, आज आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था। आप सभी से निवेदन है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास का फायदा पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज है 11 मार्च और आज का एनालिसिस में हम बता दें कि आज आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था और हम सीएचएसएल के एग्जाम का एनालिसिस करते हैं प्रतिदिन। और मैंने पहले ही बताया था कि जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा साथियों, उस दिन हम क्या करेंगे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में सोमवार को जो एग्जाम है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है यूं जमी पर बैठकर, कह रहा है यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दे पंख मेरे दोस्त, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या कह रहा है? खोल दे पंख मेरे दोस्त, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो याद रखेंगे, आप पहले गोल निर्धारित करेंगे और पूरी तैयारी के साथ इस गोल के लिए लग जाएंगे। केवल बैठ के नहीं सोचेंगे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही, हम यूपी पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा साथी, आप पहले से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कहा गया है कि एग्जाम से पहले की गई तैयारी एग्जाम के दिन काम आती है। तो आप पहले से ही एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाएंगे। और इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का साथी पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निखत जरीन का संबंध किस खेल से है। क्या कह रहा है? जो निखत जरीन है इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे सभी साथी, जो निखत जरीन है इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग खेल से। किस खेल से? तो याद रखेंगे बॉक्सिंग खेल से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस खेल से? बॉक्सिंग खेल से संबंधित हो जाएंगी। और इसके अलावा याद रखेंगे वर्ष 2022 में जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी? जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर क्या जीता था? तो पहली बार, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। किसका? तो पहली बार निखत जरीन ने विश्व चैंपियन का खिताब जीता था बॉक्सिंग खेल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। इससे पहले बात करें निखत जरीन की, तो इनका जन्म होता है साथी तेलंगाना में। कहाँ पर? तो तेलंगाना में इनका जन्म होता है, तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इनके पिता का नाम है जमील अहमद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जमील अहमद इनके पिता का नाम है और तेलंगाना राज्य से संबंधित है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से निखत जरीन का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य से इनका संबंध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें कि बॉक्सिंग से संबंधित अन्य खिलाड़ियों के नाम। क्या साथी? जो बॉक्सिंग से संबंधित अन्य खिलाड़ी हैं उनमें आप याद रखेंगे पहले नंबर पे होंगी आपकी एमसी मैरी कॉम। कौन सी? एमसी मैरी कॉम पहले नंबर पर होंगी। इनको भी याद रखेंगे, ये 5-6 बार की विश्व चैंपियन है, 5 या 6 बार की विश्व चैंपियन है, इनको आप देख लेंगे। और इनका संबंध हो जाएगा साथी मणिपुर राज्य से। कहाँ से? तो याद रखेंगे मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएंगे आपकी कौन? एमसी मैरी कॉम। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी विजेंद्र सिंह के बारे में। किसके बारे में? तो विजेंद्र सिंह के बारे में याद रखेंगे, ये भी आपके बॉक्सिंग खेल से संबंधित एक खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अमित पंघाल की, किसकी? अमित पंघाल की बात करें तो ये भी किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। तो हमने बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में देखा, निखत जरीन, एमसी मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और आपके अमित पंघाल। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपके बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जागा मिशन, क्या कह रहा है? जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है जिसने यूएन हैबिटेट अवार्ड जीता है? साथी, आज आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर और स्टैटिक सभी का मिक्स क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जागा मिशन के बारे में। किसके बारे में? जागा मिशन के बारे में पूछे साथी, तो याद रखेंगे ये मिशन कहाँ का हो जाएगा? आपका उड़ीसा राज्य का। कहाँ का? उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जागा मिशन उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। और याद रखेंगे हाल ही में 2023 के लिए इसे क्या मिला है? तो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड मिला है। क्या मिला है? यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित इसको किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जागा मिशन उड़ीसा का। यदि बात करें साथी उड़ीसा में इस मिशन में क्या होगा, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन में 5T नामक योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी? तो याद रखेंगे 5T योजना। 5T का संबंध किससे है? तो पहले स्थान पर आपकी ट्रांसपेरेंसी, दूसरे स्थान पर
टेक्नोलॉजी तथा तीसरे स्थान पर टीम वर्क और चौथे स्थान पर टाइम और पांचवें स्थान पर ट्रांस परफॉर्मेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इस तरह से इस मिशन की शुरुआत होती है 5T नामक एक पहल के साथ। तो याद रखेंगे जागा मिशन में 5T नामक योजना की शुरुआत हुई है। इसके अलावा बात करें इस मिशन में होगा क्या साथी, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में ऐसा पहला राज्य बनेगा जो झुग्गी और झोपड़ियों को, किसको साथी, तो याद रखेंगे झुग्गी और झोपड़ियों से मुक्त हो जाएगा। यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने सोचा है जितने भी इसके जो निवासी हैं उड़ीसा के, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे संबंधित उनको एक अच्छा सा स्थान देना, यानी कि अच्छा सा घर देना, इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जागा मिशन के बारे में। जागा मिशन उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे शास्त्रीय नृत्य से भी पूछ रहा है। तो याद रखेंगे जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, कौन सा, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य, इसको याद रखेंगे। कुचिपुड़ी की बात करें साथी तो इसकी एक ट्रिक है याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो आपकी कच्ची पूड़ी होती है, आपने देखा होगा जो कच्ची पूड़ी होती है, तो हमारे जो दादा लोग थे वो कहते थे कि कच्ची पूड़ी खाने से लोग अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो कच्ची पूड़ी खाने से लोग अंधे हो जाएंगे, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अंधे से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी ये किस देवता को समर्पित है या किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कृष्ण भगवान से संबंधित हो जाएगा। किससे, कृष्ण भगवान से, क्योंकि वैष्णव जो धर्म था उसको किसने चलाया था, तो बताएंगे आप कृष्ण द्वैपायन, यानी कृष्ण भगवान से संबंधित हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो वैष्णव परंपरा के रूप में विकसित हुआ एक शास्त्रीय नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी इसके प्रमुख कलाकारों की, किसकी, तो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो याद रखेंगे जो भी आपको रेड्डी मिलेगा, ये एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखेंगे। राजा रेड्डी या राधा रेड्डी या यामिनी कृष्णमूर्ति या यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं, ये भी याद रखेंगे। यदि बात करें कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान आदि प्रमुख हैं। और बात करें इंद्राणी रहमान की तो इनको याद रखेंगे, ये साथी उड़िया भी करती हैं। कौन सा, जो उड़िया डांस होता है, उड़िया शास्त्रीय नृत्य है, ये इंद्राणी रहमान इसको भी करती हैं, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे SSC CHSL के ही हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे गए हैं, इनको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है साथी, ये आपका आया था 1884 में। कब, यानी कि 1884 में ये आया था जो पिट्स इंडिया एक्ट था। बात करें साथी पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, तो याद रखेंगे इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसकी कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो 1884 में आया था, याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके लिए क्या करना था, इसकी कमियों को दूर करना था। एक मिनट साथी, मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हूँ, मैं देखता हूँ इसको साथी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर 1884 की जगह आप याद रखेंगे यहाँ पर 1784 होगा। क्या होगा, 1784। जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, कब का, तो याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार करने थे और इसकी जो कमियां थी, इस एक्ट की 1773 एक्ट की जो कमियां थी, इसी को दूर करने के लिए 1784 में जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया था, पिट्स इंडिया एक्ट लाई थी। और याद रखेंगे इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो पहली बार याद रखेंगे इस एक्ट के तहत पहली बार क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, इस कंपनी पर नियंत्रण किस एक्ट के तहत पहली बार हुआ, तो याद रखेंगे 1784 के जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें यदि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी में दखल सरकार ने कब दिया, तो याद रखेंगे 1773 के में। लेकिन यदि पूछे नियंत्रण कब आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसमें पूर्ण रूप से लगभग आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण आ गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 1784 में आता है, किसके लिए, तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पुरुष एशिया कप, क्या कह रहा है साथी, जो आपका पुरुष एशिया कप हुआ था, इसका 2022 का उपविजेता कौन बना है। क्या पूछा है, उपविजेता के बारे में पूछा है, ना कि विजेता के बारे में। तो क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये बात करें पुरुष एशिया कप 2022 की, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो श्रीलंका की मेजबानी में, याद रखेंगे श्रीलंका की मेजबानी में हुआ था, UAE में। लेकिन बात करें सर ये तो UAE में हुआ था, श्रीलंका ने कैसे मेजबानी की थी, तो याद रखेंगे मेजबान तो श्रीलंका ही था।
परंतु इसका कारण एक ये था साथी, क्योंकि श्रीलंका में उस समय आर्थिक संकट आया था 2022 में। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इस सरकार में उथल पुथल मची थी, तो श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते यूएई में इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जो एशिया कप का फाइनल था, इसकी फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था। किससे? तो याद रखेंगे, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था। तो छठी बार एशिया कप का खिताब जीता था, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछे श्रीलंका ने कुल कितनी बार एशिया कप जीता है, तो अब तक 6 बार। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हमसे उपविजेता के बारे में पूछा है, तो यहीं पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। यानी कि उपविजेता कौन बना था, रनर अप कौन रहा, तो पाकिस्तान रहा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। उपविजेता पाकिस्तान बनता है और विजेता श्रीलंका बनता है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी एशिया कप की, इसको सर्वाधिक बार किसने जीता है, यदि पूछ ले आपसे, तो याद रखेंगे एशिया कप की उपविजेता टीम कौन रही थी, पाकिस्तान रही थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पाकिस्तान इसकी क्या रही थी, उपविजेता रही थी, ना कि विजेता। ठीक है, मिस टाइपिंग है इसमें, माफी चाहेंगे। और बात करें सर्वाधिक बार एशिया कप किसने जीता है, तो 7 बार भारत ने जीता है। कितनी बार साथी, 7 बार भारत के द्वारा एशिया कप सर्वाधिक बार जीता गया है। और सर्वाधिक दूसरे स्थान पर कौन है, तो छठी बार एशिया कप इस बार श्रीलंका ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर्वाधिक बार भारत और 6 बार आपका कौन हो जाएगा, श्रीलंका। और इससे पहले 2 बार आपका पाकिस्तान भी जीत चुका है। कितने बार, तो याद रखेंगे 2 बार पाकिस्तान भी जीत चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बात करें साथी ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखेंगे 15वां संस्करण था। कौन सा, जो आपका 15वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा 15वां संस्करण था, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि पूछे ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका सीधा जब परिवर्तन होता है, कोई ठोस पदार्थ है उसको हम सीधे गैस में बना दें, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है साथी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, अच्छे से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, लेकिन बात करें यदि कोई ठोस पदार्थ की अवस्था जैसे ही सीधी गैस में बदलती है, तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यदि पूछे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या पूछ ले आपसे पूछ ले सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप याद रखेंगे इसमें तो एक आपका हो जाएगा कपूर। क्या हो जाएगा, सबसे सटीक उदाहरण है कपूर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कपूर के अलावा बात करें सर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो नौसादर के बारे में भी याद रखेंगे। किसके बारे में, जो आपका नौसादर होता है, इसके बारे में भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। कपूर और नौसादर इसके उदाहरण है, यानी कि ठोस से सीधा क्या होता है, गैस में बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी, जब कोई पदार्थ सीधे ठोस से द्रव में बदलता है, क्या कहता है, यदि कोई ठोस है, देखो यहाँ पर ठोस तो गैस में बदल रहा था, लेकिन बात करें जब ठोस द्रव में बदलता है, तो यह प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। द्रवण अर्थात गलनांक कहलाती है। क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गलनांक कहलाती है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, द्रवण भी कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। जैसे आपकी एक ठोस बर्फ है, बर्फ पिघलेगी तो क्या सीधा किस में बदलेगी, द्रव में, तो इस प्रक्रिया को या द्रवण कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अस्पृश्यता। क्या साथी, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें अस्पृश्यता के अंत की, तो किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा ये आपका, तो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17 से। किससे, अनुच्छेद 17 से ये संबंधित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी कि यह कहाँ पर उल्लेखित मिलता है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पता होगा मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आता है 17, तो ये किसमें हो जाएगा, मौलिक अधिकार में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें मौलिक अधिकार की, सर ये कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने यूएसए के संविधान से। कहाँ से साथी, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। कहाँ से लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यूएसए के संविधान से इनको हमने लिया है मौलिक अधिकारों को। और इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है, हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और बात करें इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको भी याद रखेंगे। बात करें अनुच्छेद 15 की, तो याद रखेंगे जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। आपसे नहीं पूछ सकता आप कौन सी जाति के हो, या आप ट्रांसजेंडर हो, या मेल हो या फीमेल हो। इस तरह से लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर आपसे कहे कि आप फलाने जगह पर पैदा हुए तो आप हमारे साथ नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होगा। आपसे कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता जाति, धर्म और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। इस तरह से कोई भी आपसे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 18 की साथी, किसकी, अनुच्छेद 18 की बात करें, तो इसमें क्या होता है, उपाधियों का अंत मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या मिलता है, उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी विदेश से उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं बिना भारत सरकार की इजाजत के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन आप इसमें सैनिक उपाधियां धारण कर सकते हैं। कौन सी,
तो याद रखेंगे सैनिक उपाधियां। आपने देखा होगा मेजर जनरल या ब्रिगेडियर, इस तरह की उपाधियां आप धारण कर सकते हैं, लेकिन आप जो उपाधियां वैसी जो विदेशों से मिलती हैं वो आप धारण नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथ ही अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में आप याद रखेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अनुच्छेद 1A में, किसमें, अनुच्छेद 1A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको अच्छे से याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 1A के तहत आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, क्या पूछा था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था आपसे। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में आपसे। यदि पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए, सर सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे सांख्यिकी दिवस की बात करें साथी, ये आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर थे एक प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन थे, पीसी महालनोबिस के नाम पर जो उल्लेखनीय योगदान रहा है, यानी कि पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस कारण जो पीसी महालनोबिस की जयंती है, क्या साथी, जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती है 29 जून को, कब साथी, 29 जून को, इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या पूछे साथी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जून को मनाते हैं। यदि पूछे सर किसके जन्मदिन पर या किस तारीख क्यों मनाते हैं, तो याद रखेंगे प्रशांत चंद्र एक महालनोबिस, महान वैज्ञानिक, महान आपके सांख्यिकीविद हुए हैं, क्या, तो याद रखेंगे महान सांख्यिकीविद हुए हैं भारत के, तो इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। लेकिन बात करें साथी इनके नाम पर क्या और हुआ था, तो याद रखेंगे इनके नाम पर भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। यदि पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो याद रखेंगे पंडित नेहरू और प्रशांत महालनोबिस मॉडल था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीसी महालनोबिस और पंडित नेहरू इसका मॉडल था, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और यह पंचवर्षीय योजना चलती है साथी 1956 से लेकर के 1961 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो सांख्यिकी दिवस की बात करें 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, और बात करें भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो यह पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस और पंडित नेहरू मॉडल, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। क्या कह रहा है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साथी ये लौह स्तंभ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लगभग 1400 या 1500 साल पहले बना था, और साथ ही अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ है, तो यदि पूछे दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर साथी, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ये स्थित है, एक विशाल लौह स्तंभ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये विशाल लौह स्तंभ है, कहाँ पर, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त वंश का एक राजा हुआ था, कौन वंश का, तो गुप्त वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य इसी के नाम से जानते थे। तो इसने क्या बनवाया था साथी, जो आपका दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में लौह स्तंभ है, इसका निर्माण करवाया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी गुप्त वंश की, तो इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, किसने, तो याद रखेंगे श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा, तो याद रखेंगे श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त था ये एक महान और सबसे शक्तिशाली सम्राट था, ये भी याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त। क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त इसके पिता का नाम था। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, तो आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, प्राचीन भारत का, किसका, तो याद रखेंगे प्राचीन भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, किसको, समुद्रगुप्त को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन बात करें साथी गुप्त काल का स्वर्णकाल, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, कौन, जो चंद्रगुप्त सेकंड था, यानी कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त था, इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुप्त काल का स्वर्णकाल कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, अच्छे से इसको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी, क्या कह रहा है साथी, विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट में खेली जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका CGL में CHSL में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे जो विजय हजारे ट्रॉफी है साथी, ये किससे संबंधित हो जाएगी, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किससे हो जाएगी, क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी हो जाएगी, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, किससे हो जाएगी, क्रिकेट से। लेकिन बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो याद रखेंगे ये एक वनडे फॉर्मेट में, यानी कि 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है। जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है, यानी कि इसका वनडे फॉर्मेट होता है, यानी कि एक दिन में खेली जाती है, एक दिन में एक मैच होता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये क्रिकेट से संबंधित एक ट्रॉफी है। लेकिन बात करें सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है,
तो साथी याद रखेंगे 5 बार सर्वाधिक बार तमिलनाडु ने इसको जीता है। तमिलनाडु ने 5 बार सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी 2022 की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेगा कि 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, तो याद रखेंगे इसका खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसने, तो याद रखेंगे सौराष्ट्र के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसने किसे हराया, तो महाराष्ट्र को हराया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाराज को, जो आपका महाराष्ट्र था, इसको 5 विकेट से हरा करके सौराष्ट्र ने क्या जीता था, आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता था, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें रणजी ट्रॉफी की, किसकी साथी, जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी की बात करें यहाँ पर, तो याद रखेंगे ये एक 4 दिवसीय, कितने दिवसीय, 4 दिवसीय, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, 14 दिवसीय हो गया है। कह रहा है ये रणजी जो ट्रॉफी है ये 4 दिवसीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। कौन सा, जो 4 दिवसीय घरेलू टूर्नामेंट हो जाएगा आपका रणजी ट्रॉफी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये एक टेस्ट के फॉर्म में खेली जाती है, कैसी, टेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि टेस्ट जो होता है 5 दिन चलता है। इसी प्रकार भारत का जो घरेलू टूर्नामेंट है रणजी, ये 4 दिन चलता है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी एक और ट्रॉफी है भारत की घरेलू ट्रॉफी, यानी कि, तो याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। किसके बारे में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो साथी ये एक T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। किसके बारे में, यानी कि 2020 जो होता है 20 ओवर का मैच, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के रूप में खेला जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये भी भारत की एक घरेलू ट्रॉफी है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हरनाथ संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीता था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो हरनाथ संधू है 2021 में इन्होंने कौन सा खिताब जीता था। बात करें साथी यदि हरनाथ की, यानी कि हरनाथ संधू की बात करें तो इनका पूरा नाम है साथी हरनाथ कौर संधू। क्या नाम हो जाएगा, हरनाथ कौर संधू नाम हो जाएगा। और इन्होंने इजराइल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स, कौन सी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स 70वें क्रम की प्रतियोगिता होती है, इसको कौन जीतता है, तो हरनाथ कौर संधू जीतती है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स किसने जीता, बात करें पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स किसने जीता, तो याद रखेंगे आप लोग सुष्मिता सेन को। किसको, सुष्मिता सेन को आप याद रखेंगे। इन्होंने 1994 में पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो सुष्मिता सेन है इनके द्वारा पहली बार कौन सा जो आपका खिताब जीता गया है, तो याद रखेंगे मिस यूनिवर्स का खिताब पहली बार 1894 में सुष्मिता सेन ने जीता था, याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी 2022 की, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो 2021 का पूछा जा चुका है, हो सकता है करंट अफेयर से आपसे पूछ ले कि 2022 का मिस यूनिवर्स जो 71वें क्रम का था इसको किसने जीता था, तो याद रखेंगे ये यूएसए के खिलाड़ी थी, एक यूएसए की एक प्रतियोगी थी, इनका नाम था साथी बॉनी गैब्रियल। क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बॉनी गैब्रियल नामक एक लड़की थी, इसने क्या जीता था 2022 में 71वें नंबर का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। और बात करें 71वें नंबर की, तो इसका आयोजन आपका होता है इजराइल में, और 72वें नंबर का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे यूएसए में। कहाँ पर साथी, यूएसए में इसका आयोजन हुआ था 72वें नंबर का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत मानक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखेंगे भारत मानक ब्यूरो के बारे में, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में आप याद रखेंगे साथी। इसकी स्थापना होती है 23 दिसंबर 1986 को। कब साथी, तो याद रखेंगे 23 दिसंबर 1986 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्थापना होती है, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना होती है। बात करें साथी इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर, स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे भारत में जो उपभोक्ता संबंधित जानकारियाँ होती हैं, क्या साथी, उपभोक्ता संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं इनको देना इसका काम होता है। और इसके अलावा जो खाद्य सामग्री होती है उसकी गुणवत्ता वाली परतंत्र बनाने का काम सौंपा गया है, ये भी याद रखेंगे। जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं उनको भी एक स्टैंडर्ड तैयार करना होता है। इसी प्रकार भारत में एक संस्था होती है फसाई। क्या नाम होता है साथी, फसाई एक संस्था होती है, यानी कि फूड अथॉरिटी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फूड अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से कोई संस्था है फसाई नाम की, इसको याद रखेंगे। ये भी एक क्या करती है, तो ये भी आपका एक खाने से संबंधित स्टैंडर्ड तैयार करती है। उसी प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो है, यह क्या करती है, तो याद रखेंगे ये मानवीकरण प्रमाणन की मुख्य गतिविधियों पर पूरे देश में एक मजबूत गुणवत्ता वाला परतंत्र बनाने का काम सौंपा गया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और उपभोक्ता मामलों में खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी याद
खाद्य सार्वजनिक वितरण का मंत्रालय है, इसके अधीन ये कार्य करता है भारत मानक ब्यूरो। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो वैसे तो आमतौर पर सभी विद्यार्थियों को पता होगा, पेड़ दिन के समय क्या देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्या देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी कारण हमारी पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। यानी कि पेड़ जो होते हैं वो आमतौर पर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, माफी चाहेंगे, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन बात करें साथी रात की, तो कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कर निकालते हैं। इसको याद रखेंगे, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से लोग कहते हैं कि हमको रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दिन के समय तो हमको ऑक्सीजन देंगे पेड़, लेकिन बात करें रात की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हमको रात में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ ही पेड़ ऐसे हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भारत की पहली महिला माफी चाहेंगे, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की, तो सभी को पता होगा, भारतीय मूल की एक लड़की है जिसका नाम है कमला हैरिस। लड़की नहीं कहेंगे, इनको बुआ जी कहेंगे। ठीक है, जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, ये कौन बनी है, भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। कौन, तो याद रखेंगे, कमला बुआ क्या बनी है, हमारी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। वर्तमान में बात करें तो ये कैलिफोर्निया जो प्रांत पड़ता है, जिस प्रकार भारत में राज्य होते हैं 28 राज्य हैं, उसी प्रकार अमेरिका में 50 प्रांत हैं। उन्हीं प्रांतों में एक प्रांत है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। इस कैलिफोर्निया प्रांत से वर्तमान में क्या है, तो याद रखेंगे, सीनेटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या है, कैलिफोर्निया प्रांत से तो सीनेटर है। और कमला बुआ क्या बनी है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे, भारतीय अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी नागरिक है। यानी कि पहले बात करें, इस तरह से क्वेश्चन क्यों है कि भारतीय है, फिर अफ्रीकी भी है और अमेरिकी है, तो याद रखेंगे पहले इनका संबंध, इनके दादा परदादा जो थे वो भारतीय थे। कैसे थे, तो याद रखेंगे, भारतीय थे। लेकिन जो माता पिता थे वो कहाँ से, उन्होंने अफ्रीका की क्या ले ली थी, नागरिकता ले ली थी। लेकिन बात करें इनके अफ्रीका से छोड़कर ये लोग चले गए यूएसए, तो कमला हैरिस की नागरिकता हो गई यूएसए की। इसी प्रकार से भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला नागरिक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कमला हैरिस यानी कि कमला बुआ क्या है, महिला उपराष्ट्रपति है पहली अमेरिका की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। इसको याद रखेंगे। क्या पूछ रहा है साथी, हमसे पूछ रहा है भारतीय जो संविधान है इसका भाग 9 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, भाग 9 जो होता है साथी, ये भारत में ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे, ग्राम पंचायत के स्थापना के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाग 9 किससे संबंधित हो जाएगा, ग्राम पंचायत से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी, क्या और कहीं भी इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि भारत में जो 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, इनमें भी अनुच्छेद जो 40 है, कौन सा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 40 है, इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। जिस प्रकार भाग 9 में पंचायतों के गठन की बात की गई है, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें, इससे संबंधित एक संशोधन होता है साथी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक संशोधन होता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो याद रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में इसको जाना जाता है। और भारत में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, और इसकी सिफारिश किसने की थी, तो याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति थी। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति थी। इसने 3 स्तर पर, कितने स्तर पर साथी, 3 स्तर पर इसकी बात की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितने स्तर पर बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की, तो याद रखेंगे 3 स्तर पर इसको लागू किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी, पूरे भारत में यह लागू कब होती है, कब लागू होती है, तो याद रखेंगे 24 अप्रैल 1993। कब साथी, अधिनियम तो 1992 का था, परंतु ये लागू कब होती है, तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू होती है। इसी कारण साथी जो 24 अप्रैल है, इस दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो सभी को पता होगा, बलवंत राय मेहता की समिति थी, इसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर लागू होती है, और 24 अप्रैल को पूरे भारत में लागू हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी कारण क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
13 ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या पूछ रहा है साथी? जो 13 ताली नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे जो 13 ताली नृत्य है, सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ये राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से साथी? ये राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 13 ताली नृत्य कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान से। इसके अलावा बात करें अन्य नृत्यों की, तो याद रखेंगे जो एक कालबेलिया नृत्य, कौन सा साथी? जो आपका कालबेलिया नृत्य है, ये राजस्थान में सपेरा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी राजस्थान का हो जाएगा। लेकिन बात करें साथी इसको कौन करता है, तो याद रखेंगे एक कामद जनजाति है। कौन सी साथी? जो 13 ताली नृत्य है इसको कौन करता है? तो एक कामद जनजाति है। कौन सी? ये याद रखेंगे, कामद जाति या फिर जनजाति है, यही इसको करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कामद जाति के द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। और बात करें साथी ये किस देवता को समर्पित है, तो याद रखेंगे जो भगवान रामदेव जी है। कौन है? जो रामदेव जी हैं, इनसे संबंधित इनके उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। 13 ताली नृत्य को रामदेव जी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कालबेलिया नृत्य कहाँ से? ये भी राजस्थान से। 13 ताली भी कहाँ से? राजस्थान से। इसके अलावा राजस्थान का एक याद रखेंगे घूमर। कौन सा? घूमर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, कहाँ से हो जाएगा? घूमर से। ठीक है, राजस्थान से। इसके अलावा डांडिया की बात कर लें साथी, ये कहाँ से हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम उसकी एक और शास्त्रीय नृत्य, एक आपका नृत्य है, उसको याद रखेंगे जो है आपका रंगोली। क्या पूछते हैं? रंगोली। ठीक है, रंगोली नृत्य कहाँ का है इसको बताएंगे आप लोग। ठीक है, रंगोली की बात करें तो ये बहुत सारे राज्यों में होता है, आप बताएंगे ये मुख्यतः किस राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, रंगोली की बात करें तो आप याद रखेंगे ये मुंबई में। कहाँ पर साथी? मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये याद रखेंगे। हो सकता है यदि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाए, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इनमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो याद रखेंगे 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। बात करें कौन से क्रम का था, तो याद रखेंगे 36वें क्रम का था। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा कुल 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य, कितने? 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य के सहित कुल कितने पदक जीते? तो याद रखेंगे 56 पदक। कितने साथी? 56 पदक उत्तर प्रदेश के द्वारा जीते गए थे। लेकिन बात करें साथी प्रथम स्थान की, किसकी? तो प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर आपका रहा था सर्वश्रेष्ठ कंट्रोल बोर्ड। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पर रहा था। इसने 61 गोल्ड जीते थे। कितने? 61 गोल्ड और 5 सिल्वर तथा 32 कांस्य। कितने? तो याद रखेंगे 61 गोल्ड, 5 सिल्वर, माफी चाहेंगे 50 सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर 50 सिल्वर होगा और 32 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते थे? तो याद रखेंगे, एक मिनट साथी, यहाँ पर आपका 55 होना चाहिए। देखो तभी तो यहाँ पर 128 होगा। 61 और आपका 32 और 55, इस तरह से 55 सिल्वर, 32 कांस्य सहित 128 पदक जीते थे। किसने? तो याद रखेंगे सर्विसेज ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर्विसेज के पहले स्थान पर रहा था, तो इसने कुल 128 पदक जीते थे। बात करें इन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे आपका गुजरात में हुआ था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन रहा था? आपका महाराष्ट्र रहा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखें। यहाँ पर साथी एक आपका मिस टाइप हुआ है। यहाँ पर जो आपका टाइपराइटर था उसने यहाँ पर 35 पदक थे साथी। कितने थे? तो याद रखेंगे 35 सिल्वर थे। इसी के साथ कुल 128 पदक थे। एक बार पुनः देखते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज आपका पहले स्थान पर रहा। इसने 61 गोल्ड, 35 सिल्वर। साथी इसको याद रखेंगे। कितने सिल्वर? तो याद रखेंगे यहाँ पर 35 सिल्वर हो जाएंगे। ठीक है, एक आप एक तरफ लिख लेंगे 35 सिल्वर और 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीते थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ था और महाराष्ट्र आपका तीसरे स्थान पर रहा था। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा, क्या पूछा है साथी? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्योंकि साथी कर्क रेखा के बारे में आपसे पूछ चुका है, तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ ले भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो है साथी, ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि बात करें साथी इनमें से कौन कौन से राज्य प्रमुख हो जाएंगे, क्या पूछेगा? जो ये 5 राज्य हैं जिनमें भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो याद रखेंगे इनमें से पहला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि बात करें आपका 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों से गुजरती है। बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, तो याद रखेंगे ये 82.5 डिग्री, कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ ले
जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भी याद रखेंगे। ये आपका 5 राज्य, यही राज्य हो जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आज का यदि एनालिसिस और क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।